हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 23 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम 23 अक्टूबर के महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण समाचारों को देखेंगे। सेकंड, हम देखेंगे कुछ राष्ट्रीय समाचार जिसमें हम नेशनल न्यूज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और प्लान्स पर चर्चा करेंगे। थर्ड, हमारी कैटेगरी होगी राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि राज्य समाचार यानी राज्य से रिलेटेड कौन से स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स बन रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होगी हमारी बैंक और वित्त समाचार, जिसमें हम बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ समाचार देखेंगे। कुछ रक्षा समाचार हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समाचार पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी होगी हमारी स्पोर्ट्स इवेंट्स, जिसमें हम खेल समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे यानी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, हम महत्वपूर्ण दिनों की खबरों से रिलेटेड देखेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेज और उससे रिलेटेड कुछ खबरें देखेंगे। नाइन्थ, हम रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समाचार देखेंगे और टेंथ हम देखेंगे शोक समाचार यानी ऑब्चरी न्यूज। 11th, हम नियुक्तियां और इस्तीफे समाचार यानी अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट और उससे रेजिग्नेशन से रिलेटेड जो न्यूज बन रही है वो डिस्कस करेंगे। और शिखर और सम्मेलन से रिलेटेड हम लास्ट हमारी कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। एक बार हम ये 12 कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं तो उसके बाद हम सारांश और क्विक समरी देखेंगे कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर। तो ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं आज की क्लास के। सो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय समाचार, इजराइल एशियन बैंक में 59वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें पहले टोटल 68 सदस्य हुआ करते थे, अभी इजराइल ने क्या किया है, इसको ज्वाइन कर लिया है और इजराइल कौन से नंबर का सदस्य बन गया है? 59वां सदस्य बन गया है। किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो मनीला स्थित ऋणदाताओं ने शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की। इजराइल की सदस्यता इसके वैश्विक रणनीतिक संबंधों और आर्थिक पहुंच को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इजराइल ने एडीबी का 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य बनने के लिए सभी आवश्यक सदस्य आवश्यकताओं को पूरा किया। तो गैर क्षेत्रीय सदस्य 20वां बनाया और स्थायी सदस्य अगर मैं बात करूं या आधिकारिक रूप से ये 59वां सदस्य बना। इससे पहले 68 मेंबर्स हुआ करते थे एशियन डेवलपमेंट बैंक में। क्लियर। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिस्र को, इजिप्ट को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 20 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक रूप से मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। 2024 में मिस्र कैप वर्डे के बाद यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला दूसरा देश है। मतलब इससे पहले कैप वर्डे को भी ये टाइटल मिल चुका है। यह उपलब्धि मिस्र के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। मलेरिया उन्मूलन में मिस्र के सफल प्रयासों को प्रमाणन रेखांकित करता है। क्लियर। तो मलेरिया मुफ्त घोषित किया गया किसको? मिस्र को, सार्वजनिक स्वास्थ्य में जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और मिस्र क्या बना है? दूसरी कंट्री बनी है जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है। तो मालदीव के मुख्य राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू, जिन्होंने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत की घोषणा की है। मालदीव में वित्तीय समावेशन और लेन देन की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। ट्रेड नेट मालदीव्स कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाला एक संघ रोल आउट का प्रबंधन करेगा। सरकार इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। तो याद रखना है, मालदीव ने क्या अपनाया है? भारत का यूपीआई इंटरफेस अपनाया है। डन। ओके। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। वियतनाम इलेक्ट मिलिट्री लीडर
वियतनाम ने अभी क्या किया है, सैन्य नेता लुओ कुओ को राष्ट्रपति चुना है, तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। लुओंग कुओंग अभी कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं ये? वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये पहले सैन्य नेता या फिर मिलिट्री लीडर भी थे वियतनाम में। तो वियतनाम की संसद ने सेना के जनरल लुओ कुआंग को नया राज्य अध्यक्ष चुना है। कुओं का चुनाव देश में राजनीतिक उथल-पुथल की अवधि के बाद हुआ। 67 वर्षीय ने थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति पद संभालने वाले तो लाम की जगह ली। तो इससे पहले तो लाम इस पद पर थे और अब इस जगह को किसने ले लिया है? लुओंग कुओंग ने। तो लाम ने अब महासचिव क्वेंग फू टोंग की मृत्यु के बाद पार्टी प्रमुख की अधिक शक्तिशाली भूमिका संभाल ली है। क्लियर? तो नाम याद रखना, लुआंग कुओंग अभी वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। डन? ओके। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, भारत पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर समझौते को 5 साल के लिए बढ़ाया है। तो भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अपने समझौते को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए नवीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है। समझौता विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा के बाद कुछ दिन के बाद हुआ। दौरे के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डोर से मुलाकात की। तो अभी पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग कंडक्ट की गई थी इस्लामाबाद में, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पहुंचे थे, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और इसी दौरान जो करतारपुर कॉरिडोर है उस समझौते को 5 साल के लिए और बढ़ाया गया है। तो दोनों देशों के बीच नवीकरण एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विकास को भी दर्शाता है। तो याद रखना है, भारत पाकिस्तान या करतारपुर कॉरिडोर किस किस के बीच में, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, तो ये किस किस कंट्रीज के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है करतारपुर कॉरिडोर। नेक्स्ट है, कोलंबिया ने कोप 16 की मेजबानी की, लगभग 200 देश संवाद में शामिल हुए। तो कोप 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने मेजबानी की है कोप 16 की? तो कोलंबिया ने मेजबानी की है। और कितने नेशंस ने संवाद में पार्टिसिपेट किया? 200 देशों ने। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोलंबिया में प्रारंभ हुआ। 2 सप्ताह का यह आयोजन लगभग 200 देशों के पर्यावरणीय नेताओं को एक साथ लाता है। सम्मेलन का उद्देश्य जैव विविधता हानि को रोकना और उलटने के लिए ऐतिहासिक प्रतिबद्धता का मूल्यांकन करना है। 196 देशों द्वारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे पर हस्ताक्षर करने के बाद यह सभा आयोजित की गई थी। क्लियर? तो कोलंबिया ने कोप 16 की मेजबानी की और 200 देश इस संवाद में शामिल हुए। नेक्स्ट इंटरनेशनल रुपीज है, बेसिकली न्यूज है, भारत ने पहली बार रुपये में नामित ऋण सीमा बढ़ाई है। मॉरिशियस को मिला 487.60 करोड़ रुपए का ऋण। तो भारत सरकार ने मॉरिशियस को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए 487.60 करोड़ रुपए की नई ऋण सीमा प्रदान की है। यह भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत परियोजना वित्त पोषण के लिए भारत का पहला रुपये मूल्य वर्गीय ऋण है। मॉरिशियस में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगभग 100 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइन को बदलने की परियोजना शामिल है। एलओसी रुपये में भुगतान की सुविधा देकर द्विपक्षीय व्यापार का समर्थन करता है, जिसमें भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण बढ़ता है। परियोजना को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रियासती शर्तों पर वित्त पोषित किया जाएगा। क्लियर? तो भारत ने पहली बार रुपये में नामांकित या नामित ऋण सीमा बढ़ाई है और मॉरिशियस को रुपये में कितने का ऋण दिया है? 487.60 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, भारत और यूएई सीमलेस क्रॉस बॉर्डर लेन-देन के लिए यूपीआई और एएनआई को आपस में जोड़ेंगे। तो भारत और यूएई भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं, ताकि सीमाहीन सीमा पार लेन देन हो सके। यह पहल यूएई में रहने वाले 3 मिलियन से अधिक भारतीयों को लाभान्वित करेगी, जिससे वे यूपीआई और आनी का उपयोग कर सकें। भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की निवेश पर 12वीं बैठक के दौरान सहयोग पर चर्चा की गई। दोनों सरकारों ने भारत के एनपीसीआई और यूएई के अल एतिहाद पेमेंट का उपयोग करके यूएई में घरेलू कार्य
कार्ड योजना जैवान बनाने के लिए कार्ड भुगतान सेवा पर सहयोग करने की सहमति भी व्यक्त की है। यूएई ने अगले 2 से ढाई वर्षों में भारत भर में फूड पार्क स्थापित करने के लिए लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर भी सहमति व्यक्त की है। क्लियर? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, प्रोबो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं। तो अभी इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? प्रोबो सुबियांतो को। तो इससे पहले जोको विडोगो इस जगह पर थे, तो अभी जोगो विडोगो का इन्होंने क्या लिया है? स्थान लिया है, जो 2014 से 2024 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। तो 20 अक्टूबर 2024 को ग्रेट इंडोनेशियन मूवमेंट पार्टी के प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने जोको विडोडो का स्थान लिया, जिन्होंने 2014 से 24 तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा की है। जोको विडोडो के पुत्र गिरिबान को उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रबोवो सुबियांतो ने 2019 से 24 तक इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के रूप में सेवा की थी, और अभी ये किस रूप में? राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 2024 में इंडोनेशिया के आम चुनाव 14 फरवरी 2024 के हुए, जिसमें प्रबोवो ने पहले दौर में लगभग 59% वोट हासिल किए। उन्होंने विभिन्न सैन्य पदों पर कार्य किया और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त किए हैं। क्लियर? तो याद रखना है, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? प्रबोवो सुबियांतो को। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सुविधा के लिए सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए हमसफर नीति का अनावरण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिसी, हमसफर नीति। तो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुविधा बढ़ाने और मार्गीय सुविधाओं के विकास के लिए नई दिल्ली में हमसफर नीति का शुभारंभ किया। नीति में स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, व्हीलचेयर प्रावधान, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्थान और राजमार्गों के साथ ईंधन स्टेशनों पर डॉर्मिटरी सेवाएं जैसी सुविधाओं की शुरुआत की गई है। यह वर्तमान और भविष्य के सेवा प्रदाताओं को एकत्रित करके मानकीकृत, सुव्यवस्थित और स्वच्छ सुविधाओं के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यात्री अगस्त 2023 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किए गए राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से निकटवर्ती सेवा प्रदाताओं का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो हमसफर नीति किसके थ्रू शुरू की गई है? केंद्रीय बेसिकली मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, उड़ीसा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव क्या की है? उसको बढ़ाया है। तो ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश की पात्रता में वृद्धि की घोषणा की है। महिला कर्मचारियों को वार्षिक रूप से अतिरिक्त 12 दिन मिलेंगे, जिसमें उनके कुल सीएल 27 दिन हो जाएंगे। पुरुष कर्मचारियों के पास 15 दिन की सीएल बनी रहती है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उप मुख्यमंत्री प्रवती परिडा की पहले की घोषणा के बाद वृद्धि का निर्देश दिया है। क्लियर? तो याद रखना है, उड़ीसा सरकार है जिसने अभी कितनी सीएल कर दी हैं? 27 सीएल कर दी हैं महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए कितनी सीएल है? यहाँ पर पुरुषों के लिए अभी 15 सीएल है। नेक्स्ट, फ्रीओ को बीमा सेवाओं का विस्तार करने के लिए एडाई लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो फ्रीडई जो डिजिटल वित्तीय एप्लीकेशन है, उसको अभी एडाई के थ्रू एक कॉर्पोरेट लाइसेंस प्राप्त हुआ है। लाइसेंस फ्रेयो को अपने 2.5 करोड़ उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के अनुकूलित बीमा उत्पाद प्रदान करने की अनुमति देता है। यह पहल भारत की लगभग 4.2% की कम बैठक बीमा पैठ दर को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है। फ्रीओ टीयर सेकंड और टीयर थर्ड शहरों में विशेष रूप से सस्ती और सहज बीमा समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्लियर? तो याद रखना है, फ्रीओ को एडाई से क्या मिल गया है? लाइसेंस मिल गया है। सो नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से नेक्स्ट न्यूज है। सो आरबीआई ने अभी क्या किया है, जो अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उनके अलर्ट के लिए एक सूची को अपडेट किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म की अलर्ट सूची का विस्तार किया है। 13 नई संसाधनों को जोड़ा गया, जिसमें कुल संख्या अब कितनी हो गई है? इसके अंदर 88 हो गई है। उल्लेखनीय जोड़ में टीडीएफएक्स, आईएनएक्सएफ और रेंजर कैपिटल शामिल हैं। आरबीआई ने जोर देकर कहा कि सूची में उन संस्थानों को शामिल किया गया है जो विज्ञापनों के माध्यम से अनधिकृत प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा दे रही हैं या प्रशिक्षण सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा कर रही हैं।
क्लियर? तो आरबीआई ने अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अलर्ट सूची को अभी रिसेंटली अपडेट किया है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7 से 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो डेलाइट इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी एक नवीनतम आर्थिक दृष्टिकोण फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत का लागू किया है। ये जारी किया है जिसमें भारत की जीडीपी फोरकास्ट 7 से 7.2% के बीच में रहने का अनुमान लगाया है। तो यह अनुमान हालिया मंदी के बावजूद आया है, जहां फाइनेंशियल ईयर 2025 की क्वार्टर वन में जीडीपी केवल कितने रहने के अनुमान है, 6.7% रहने का अनुमान है। वृद्धि मजबूत जो विनियम गतिविधियां हैं, स्थिर तेल की कीमतें और अमेरिकन मौद्रिक नीति में अपेक्षित ढील द्वारा संचालित की गई हैं। क्लियर? ओके, सो क्लियर है। तो ये बेसिकली एक रैंकिंग है जिसके थ्रू, ये एक रेटिंग कंपनी है जिसने भारत की रैंकिंग की है, जीडीपी फोरकास्ट के लिए एक प्रेडिक्शन दिया है। तो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं डब्ल्यूएचओ का जीडीपी फोरकास्ट, उसके साथ साथ आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी फोरकास्ट किया है, नीति आयोग का है, आरबीआई का है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो ये जीडीपी फोरकास्ट करती हैं, तो उससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डिफेंस न्यूज है। तो डिफेंस से हमारी न्यूज है, भारतीय नेवी को चौथी परमाणु पनडुब्बी के साथ मजबूत करता है। तो भारतीय नेवी को क्या मिल गई है, अपनी चौथी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जिसे हम S4 के नाम से जानते हैं, वो मिल गई है, या भारतीय नौसेना ने इसे लॉन्च किया है। क्लियर? तो लॉन्च विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में हुआ। यह उन्नत पनडुब्बी अपने पूर्ववर्ती आईएनएस अरिहंत की तुलना में क्षमता और आकार में एक महत्वपूर्ण छलांग का भी प्रतिनिधित्व करती है। उसके साथ साथ S4 भारत की नौसैनिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयास का एक हिस्सा है। तो याद रखना है, S4 अभी भारत को मिल गई है, या नौसेना ने अभी इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज, स्वावलंबन 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वावलंबन 2024। तो नौसैनिक नवाचार और स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली ये इनिशिएटिव है। तो स्वावलंबन 2024 के लिए कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। उप एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख, ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सम्मेलन ने नौसैनिक नवाचार और स्वदेशीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को भी उजागर किया है। स्वावलंबन 2024 का आयोजन 28 से 29 अक्टूबर 2024 को भारत मंडपम में निर्धारित किया गया है। तो कहां पर होगा इसका आयोजन स्वावलंबन 2024 का? 28 से 29 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज है। तो यूनियन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सुरक्षित वैश्विक गतिविधि के लिए ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो जो सेफ ग्लोबल मोबिलिटी है, उसके लिए दो चीजें, एक तो वेब पोर्टल है जिसका नाम क्या है, ई माइग्रेट V2.0 या फिफ्थ 2.0 के नाम से इसे जाना जाता है, और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। तो 14 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में ई माइग्रेट फिफ्थ 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पोर्टल का उद्देश्य भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षित और विनियमित विदेशी यात्रा सुनिश्चित करना है, जो संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास एजेंडा के लक्ष्य 10 के साथ मेल खाता है। ई माइग्रेट V2.0 2014 संस्करण की अधिक पारदर्शिता, दक्षता और उपयोगकर्ता सुविधा के लिए बेसिकली सुविधा के लिए सुविधाओं को और ज्यादा ये बढ़ाता है। मुख्य विशेषताओं में 24x7 बहुभाषी हेल्पलाइन, सुरक्षित दस्तावेज भंडारण के लिए डिजी लॉकर के साथ एकीकरण, और नियोक्ताओं और भर्ती एजेंसियों के बारे में सत्यापित जानकारी के लिए एकल बाजार शामिल है। पोर्टल डिजिटल भुगतान सेवा भी प्रदान करता है जिसमें कोई लेन देन शुल्क नहीं है, और बीमा कवरेज के माध्यम से प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ाने का लक्ष्य है। डन। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, भारत 6G दौड़ में आगे, वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष 6 में भारत क्या हो गया है, शामिल हो गया है।
तो 6G से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो भारत 6G प्रौद्योगिकी से संबंधित पेटेंट दाखिल करने में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 6 देशों में शामिल है, जो 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी में भारत को एक अग्रणी योग्यकर्ता बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि के अनुरूप है। मैक्सवेल के अनुसार भारत 188 6G संबंधित पेटेंट के साथ 6वें स्थान पर है, जो यूके, जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे है। यूके स्थित यू स्विच के एक अन्य विश्लेषण ने अप्रैल 2023 में भारत को 265 6G पेटेंट के साथ चौथे स्थान पर रखा है। भारत सरकार भारत 6G विजन के तहत 6G इकोसिस्टम पर त्वरित अनुसंधान के 470 प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रही है और 2 अगली पीढ़ी के परीक्षण स्थलों को वित्त पोषित किया है। अनुमान बताते हैं कि भारत अगले 3 वर्षों में सभी 6G पेटेंट का 10% हिस्सा प्राप्त कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भारत का 1.6 या 1/6वां योगदान दे सकता है। क्लियर? तो 6 में से भारत एक कंट्री बन सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर 6G में अपना योगदान देगी। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। 2 ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। एक तो अडानी समूह की बात हो रही है और दूसरी बात हो रही है गूगल की। तो जो क्लीन एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए अभी अडानी समूह ने गूगल के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है। तो न्यूज़ यही बता रही है अडानी समूह और गूगल ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी की है। अडानी समूह और गूगल ने भारत में स्थिरता प्रयासों को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा के विकास में योगदान देने के लिए साझेदारी की है। अडानी गुजरात के खवड़ा में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र का हिस्सा एक नए सोलर विंड हाइब्रिड परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। परियोजना 2025 में वाणिज्य संचालन शुरू करेगी, जो उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने की अडानी की रणनीति के साथ मेल खाती है। यह सहयोग गूगल को अपने 24x7 कार्बन मुक्त ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे भारत में इसकी क्लाउड सेवाएं और संचालन को स्थायी ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। तो याद रखना है क्लीन एनर्जी के लिए किन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने या अडानी समूह ने किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर? और ये जो प्रोजेक्ट है ये 2025 की शुरुआत में शुरू होगा। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। नासा से नासा का अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिप पर जीवन का समर्थन कर सकने वाले बृहस्पति के चंद्रमा का पता लगाने के लिए प्रक्षेपित हुआ है। तो अभी क्या हुआ है, जो यूरोपा है वो किसका, जुपिटर का एक मून है। तो उसके ऊपर सपोर्ट लाइफ को डिस्कवर करने के लिए अभी क्या हुआ है, ब्लास्ट ऑफ हुआ है नासा का स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम भी क्या है, यूरोपा क्लिपर। तो 14 अक्टूबर को नासा ने बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए अपना यूरोपा क्लीपर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। तो पहले तो ये याद रखना, यूरोपा क्लीपर कहाँ पर जाएगा, बृहस्पति और उसके चंद्रमा की या जो उसके मून से जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनका पता लगाएगा। तो ये किसने लॉन्च किया, इसे नासा ने लॉन्च किया है। अंत कहाँ से लॉन्च किया गया है इसे, फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से इसे प्रक्षेपित किया गया है। यह नासा का पहला मिशन है जो पृथ्वी के पर एक महासागरीय दुनिया का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। प्राथमिक उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या यूरोपा बर्फीली परत और उसके नीचे के महासागर जीवन का समर्थन कर सकता है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन है और यह संगठन 1958 में स्थापित किया गया था। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है नासा के, बिल नेल्सन है। और नासा को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1958 में नासा को स्टैब्लिश किया गया था, या नासा को प्रस्थापित किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज से है। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पहला तैराकी चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। तो ये जो लास्ट मैच है ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में हुआ था, जिसमें कर्नाटका ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। वहीं राजस्थान इसमें कितने अंक, कौन से नंबर पर रहा, 3। तो टॉप 3 कौन से हो गए राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में, पहले पे कर्नाटका हुआ है, सेकंड पे महाराष्ट्र और तीसरे पे राजस्थान। तो कर्नाटक 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कुल मिलाकर चैंपियनशिप के रूप में उभरा है और कितने अंक जुटाए हैं इसने, 392। तो 392 अंक के साथ कर्नाटका पहले स्थान पर रहा, 378 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा और 248 अंकों के साथ राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। डन। ओके। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है।
दीपिका कुमारी ने मेक्सिको में 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रजत पदक जीता है। तो अभी मेक्सिको में क्या हुआ है, तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है, आर्चरी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसका फाइनल हुआ जहां पर भारत की दीपिका कुमारी ने क्या जीता, यहाँ पर सिल्वर मेडल के साथ वो दूसरे स्थान पर रही हैं। क्लियर? अगर अच्छा, अगर इसमें बात करें तो कुमारी ने फाइनल में चीन की ली जियाम का सामना किया, लेकिन मैच 6-0 से हार गई। तो चीन की जो ली जियाम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ली जियाम जो पेरिस 2024 ओलंपिक में चीन की रजत पदक विजेता टीम का हिस्सा थी, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो चाइना ने गोल्ड मेडल और भारत ने क्या जीता है यहाँ पर, सिल्वर मेडल, और भारत की दीपिका कुमारी यहाँ पर सेकंड स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, नेक्स्ट भी हमारी आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2024 नई दिल्ली में आयोजित, भारत 4 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें से 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और भारत ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मेडल ताले की बात करें तो चाइना इसमें टॉप पर रहा 8 मेडल के साथ, उसके बाद इटली फर्स्ट सेकंड नंबर पर और जर्मनी थर्ड नंबर पर रहा है। तो भारत ने 4 पदक के साथ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल राइफल पिस्टल शॉटगन 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान बनाया है, 9वां स्थान प्राप्त किया है। चीन 8 पदकों के साथ पहले स्थान पर, इटली दूसरे स्थान पर और जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा। भारत की सोनम मस्कर इंपॉर्टेंट नेम है, जिसने महिला की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में रजत पदक जीता है। विवान कपूर ने पुरुष की ट्रैप इवेंट में रजत पदक जीता, और अखिल श्योरना और अनंत जीत सिंह नरूका ने क्रमशः 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष फाइनल और पुरुष स्क्वीड टीम में कांस्य पदक जीता है। तो 4 पदक जीते गए हैं, चारों पर्सनैलिटीज के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, चारों पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और चारों के आपको क्या याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं। डन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज से, तो डिस अरानमेंट या निरस्तीकरण सप्ताह 2024 जो 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र के थ्रू। तो अस्त निरस्तीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में शुरू किया जाता है। सप्ताह भर चलने वाला यह आयोजन निरस्तीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, यह हथियार के प्रसार और प्रभाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवाद को भी बढ़ावा देता है। यह पालन पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1978 के निरस्तीकरण पर विशेष सत्र के अंतिम दस्तावेज में बुलाया गया था। तो याद रखना है, निरस्तीकरण सप्ताह 2024 कब मनाया गया, 24 से 30 अक्टूबर। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, तो वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 जो 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। तो यह कार्यक्रम सभी के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता की दिशा में जागरूकता बढ़ाता है और प्रगति का जश्न मनाता है। दुनिया भर के हितधारक इस सप्ताह के दौरान कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यूनेस्को मीडिया और सूचना साक्षरता समुदाय को एकत्रित करने वाला एक वैश्विक सम्मेलन की सह मेजबानी करता है। तो याद रखना है, 2024 के लिए वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024, तो 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की ये वर्षगांठ का दिन है। यह शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मिशन का एक वैश्विक उत्सव भी है। यह दिन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका की भी याद दिलाता है। तो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र बेसिकली दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर के थ्रू संयुक्त राष्ट्र स्टैब्लिश किया गया था, यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट विश्व विकास सूचकांक दिवस 2024 जो 24 अक्टूबर को मनाया गया। तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य विकास के मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करने वाली जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024, तो 13 अक्टूबर को सशक्त भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना थीम के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस सेलिब्रेट किया था। यह जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देता है। उसके साथ साथ बात करें तो इस दिन आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेदाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 जैसे ढांचों के कार्यान्वयन को भी प्रोत्साहित किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, जिसका मुख्यालय कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये स्टैटिक पॉइंट्स हो गया। इससे हेडक्वार्टर्स भी कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लेता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो प्रतिवर्ष हम 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो 2024 में सभी के लिए अच्छा भोजन उगाने वाली ग्रामीण महिलाएं थीम के साथ इस दिन को हमने सेलिब्रेट किया। तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिसमें स्पेशली आदिवासी महिलाएं हैं, उनके कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के योगदान को यह दिन मान्यता देता है, जो पहली बार 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 15 अक्टूबर को आईडीआरडब्ल्यू के रूप में घोषणा की थी। नेक्स्ट, विश्व दृष्टि दिवस। तो बच्चे अपनी आंखों से प्यार करें थीम के साथ 10 अक्टूबर को हमने विश्व दृष्टि दिवस सेलिब्रेट किया है, जो बेसिकली अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और पहली बार 12 अक्टूबर 2000 को ये सेलिब्रेट किया गया था। तो AIAPB का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है, जो इस दिन को ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट से है। तो आईएमएफ ने क्या किया है, भारत की जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7% बताई है, और 26 के लिए 6.5%। तो अभी हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ से सीधे आपको याद रखना है, आईएमएफ ने क्या किया है, 2025 के लिए जीडीपी फोरकास्ट 7%, और 26 के लिए भारत की जीडीपी फोरकास्ट कितने परसेंट बताई है यहाँ पर, 6.5%। तो महामारी के बाद वसूली जो दबे हुए मांग से प्रेरित थी, अब काफी हद तक समाप्त हो चुकी है। भारत की स्थिर दृष्टिकोण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच उसकी सहन शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट है ऑब्चरी न्यूज। स्कॉटलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे एलेक्स सेल्डम, जिनका अभी 59 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है, जो 2007 से 2014 तक स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में सेवा की थी। तो उनका स्कॉटलैंड में 1 दिसंबर 1954 को लिनलिथगो में जन्म हुआ था। एलेक्स सेल्मन ने कृषि और मत्स्य विभाग और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के लिए एक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्री के रूप में भी कार्य किया था, और अलग अलग समय पर वो स्कॉटलैंड के संसद में भी अलग अलग पद पर रह चुके हैं। 2014 में उन्होंने स्कॉटलैंड की यूके से स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें 45% वोट इसके पक्ष में प्राप्त हुए। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से न्यायमूर्ति हैं यहाना अफरीदी, जिनको पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि संविधान संशोधन के तहत पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अपने न्यायमूर्ति यानी जो चीफ जस्टिस है उसकी एज को या फिर उसके टेन्योर को 3 साल के लिए फिक्स कर दिया है, और अभी यहाना अफरीदी को पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने 26वां संविधान संशोधन भी पढ़ लिया है। अफरीदी को 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के ऊपर चुना गया, जिसमें न्यायाधीश उथल पुथल के या राजनीतिक उथल पुथल के गहराने की चिंताएं बढ़ गई हैं। नेक्स्ट, परमेश शिवमणि ने 26वें आईसीजी महानिदेशक यानी इंडियन कोस्टल गार्ड के डीजी के रूप में शपथ ली है, आफ्टर द डेथ ऑफ डीजी राकेश पाल। तो राकेश पाल की मृत्यु के बाद अब परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के नए डीजी चुने गए हैं। और कौन से नंबर के डीजी चुने गए हैं, ये 26वें नंबर के। क्लियर। तो वो काफी पहले से भारतीय नौसेना में बेसिकली क्या कर सॉरी तटरक्षक बल में काफी समय से अपनी सेवा दे रहे हैं। वे नेविगेटर और दिशा में विशेषज्ञ हैं। उन्हें तटरक्षक पदक और राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। भारतीय तटरक्षक बल की अगर हम बात करें तो इसे 1 फरवरी 1977 को एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से बात करें तो नोएल नवल टाटा बेसिकली रतन टाटा जी के बाद सक्सेसर बने हैं रतन टाटा ट्रस्ट के। तो ये कई बार हम पढ़ चुके हैं कि 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा जी का निधन हो गया। तो उनके स्थान कौन लेंगे, नोएल नवल टाटा। तो नोएल नवल टाटा वर्तमान में ट्रेड लिमिटेड, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोलार्ट्स लिमिटेड और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। नोएल 2019 से सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर बेसिकली दोराबरी टाटा ट्रस्ट के दोराब जी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल हैं। क्लियर। तो टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स की कितने परसेंट हिस्सेदारी है, 66% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट, बॉब कार्ड ने क्रिकेटर श्रेयस पाटिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी है बॉब कार्ड, जिसने अभी क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बॉब कार्ड का दृष्टिकोण है भारत में सभी के लिए क्रेडिट की पुनर्कल्पना करना। तो सहयोग का उद्देश्य नई पीढ़ी की क्रेडिट उपभोक्ताओं को शामिल करना, जिसमें वित्तीय आदतों को बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट समिट एंड कॉन्फ्रेंस से है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने दिल्ली में 12वीं सीआईआई बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। तो 14 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, जिन्होंने 12वें भारतीय उद्योग परिगण बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। 2014 में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 1.53% से बढ़कर 24 में 15% हो गया और 25 तक इसका लक्ष्य कितना रखा गया है, 20%, जबकि डीजल में 15% एथेनॉल मिश्रण की खोज के लिए अनुसंधान जारी है। भारत का एथेनॉल पारिस्थितिक तंत्र कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 400 एथेनॉल पंप को शामिल करता है। चावल के पुआल से जैव संपीड़न प्राकृतिक गैस का उत्पादन लाभकारी रहा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में 40 चालू परियोजनाएं सहित 475 परियोजनाएं शामिल हैं। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। अब एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम, जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे पहले हमने पढ़ा इजराइल एडीबी का 59वां सदस्य बन गया है। इजिप्ट को अभी मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया, किसके थ्रू? डब्ल्यूएचओ के थ्रू। उसके साथ साथ मालदीव के राष्ट्रपति ने यूपीआई को अपना लिया है और वियतनाम ने सैन्य नेता लुआस क्वांग को राष्ट्रपति चुना है। करतारपुर कॉरिडोर को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और कोलंबिया ने कोप 16 की मेजबानी की। क्लियर। भारत ने मॉरिशियस को पहला रुपये मूल्य वर्गीय एलओसी का विस्तार किया है, जो कितना है? 487.60 करोड़ रुपए है। और भारत और यूएई यूपीआई और आनी को निर्बाध सीमा पार ले जाने के लिए इंटरलिंक करेंगे। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति भी हमने देखे थे, सुबाइंतो को अपॉइंट किया गया है। राष्ट्रीय न्यूज में हमें नितिन गडकरी से देखी, जिन्होंने हमसफर नीति का अनावरण किया है। राज्य में हमने देखा कि उड़ीसा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए कैजुअल लीव को बढ़ा दिया है। बैंकिंग से हमने देखा फ्रियो ने बीमा पेशकश का विस्तार करने के लिए ईडाई लाइसेंस प्राप्त किया। आरबीआई के फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कुछ अपडेट देखे और हमने देखा कि भारत की जीडीपी फोरकास्ट कितनी की गई है, 7 से 7.2% 2025 के लिए। उसके साथ साथ भारतीय नौसेना को चौथी पनडुब्बी मिल गई है। और स्वावलंबन 2024 स्कीम से भी हमने, या इनिशिएटिव से भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अगर मैं बात करूं तो ईएएम जयशंकर ने सुरक्षित वैश्विक गति शक्ति के लिए ई माइग्रेट V2 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और भारत 6G दौड़ में आगे बढ़ा, वैश्विक पेटेंट फाइल में शीर्ष 6 में शामिल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखा अदानी समूह और गूगल ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। नासा का अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लीपर देखा, जो बृहस्पति के चंद्रमा पर जीवन का पता लगाएगा। खेल से हमने देखा पैरा तैराकी चैंपियनशिप कर्नाटका ने जीती है और दीपा कुमारी ने मेक्सिको में 2024 में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रजत पदक जीता है। उसके साथ साथ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप से बेसिकली हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। महत्वपूर्ण दिनों में निरस्तीकरण सप्ताह, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024, विश्व विकास सूचना दिवस 2024 से हमने कुछ पॉइंट्स देखे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ग्रामीण महिला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व दृष्टि दिवस हमने देखा। रैकन रिपोर्ट से हमने देखा है कि आईएमएफ ने भारत की जीडीपी फोरकास्ट की है। ऑब्चुरी से हमने स्टॉकलैंड के पूर्व प्रथम मंत्री एलेक्स सेलमन का निधन हुआ है, इससे देखा है। अपॉइंटमेंट में बेसिकली जो पाकिस्तान का न्यायमूर्ति हैं उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जो याना अफरीदी बने हैं परमेश शिवमणि 26वें तटरक्षक महानिदेश के रूप में कार्य करेंगे। रतन टाटा जी के नोएल टाटा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। और बॉब कॉर्ड ने क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और लास्ट में हमने ये देखा शिखर और सम्मेलन से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में 12वें सीआईआई बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। क्लियर। तो ये थे 23 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिनमें हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।